बच्चों आइए अब हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्याओं में योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो यदि हमारे पास दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका योगफल शून्य है तो दोनों में से एक संख्या दूसरी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम होती है। जैसे अगर हमने लिखा +6 तो हम इसमें कौन सी संख्या जोड़ दें कि दोनों का योगफल शून्य हो जाए, तो वह संख्या क्या होगी, इसका बिल्कुल विपरीत, यानी +6 का विपरीत क्या होगा, -6। अब अगर इन दोनों का हम योगफल ज्ञात करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि +6 का योगात्मक प्रतिलोम -6 है और -6 का योगात्मक प्रतिलोम +6 है। यानी कि अगर हम इसको सामान्य रूप में कहें तो दो ऐसी संख्याएं a और b, यदि a और b दो ऐसी संख्याएं हो, पूर्णांक संख्याएं जिनका योगफल क्या हो, शून्य हो, तो a का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, a का योगात्मक प्रतिलोम जो होगा वह क्या होगा, b होगा, तथा b का योगात्मक प्रतिलोम जो होगा वो a के बराबर होगा। ठीक है, यदि a + b बराबर शून्य है तो a का योगात्मक प्रतिलोम b होगा और b का योगात्मक प्रतिलोम a होगा। तो इस प्रकार आपकी प्रश्नावली में प्रश्न आ सकते हैं या कुछ प्रश्न दिए भी हुए हैं कि निम्नांकित का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। जैसे अगर हम +6 और -6 को दे चुके हैं, 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -5। ठीक है, -10 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, +10। तो प्लस में आपको आगे प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, या आप लिख भी देंगे तो कोई उससे हानि नहीं है। ठीक है, तो -10 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हुआ, +10 हुआ। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो बच्चों आप जानते हैं कि पूर्णांक संख्या जो शून्य होती है, शून्य ऋणात्मक और धनात्मक नहीं होती है, शून्य केवल शून्य ही होता है। इसलिए शून्य का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, शून्य ही होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ऐसी दो पूर्णांक संख्याएं जिनका योगफल शून्य के बराबर हो तो उनमें से एक संख्या दूसरी का योगात्मक प्रतिलोम होती है और दूसरी संख्या पहली का योगात्मक प्रतिलोम होता है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम होंगे। बच्चों अब हम सीखेंगे कि पूर्णांकों की हम तुलना कैसे कर सकते हैं। तुलना अर्थात दो दिए गए पूर्णांकों में कौन सा पूर्णांक बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा, यह हम कैसे पता करेंगे, आइए देखते हैं। तो संख्या रेखा हमारे पास है। आप जानते हैं कि संख्या रेखा पर पूर्णांकों को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, यानी मध्यमान स्थिति में शून्य होता है, दाहिनी ओर धनात्मक पूर्णांक संख्याएं और बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। तो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं की तुलना आप प्राकृतिक संख्याओं में सीख चुके हैं कि बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि 5 और 9 में कौन बड़ा है, तो आप तुरंत बताएंगे कि 9 बड़ा है। ठीक है, 2 और 5 में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे कि 5 बड़ा है। 1 और 6 में कौन बड़ा है, तो 6 बड़ा है। तो इस तरीके से आप धनात्मक का तो समझ सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में या प्राकृतिक संख्याएं जब आपने पढ़ी थी तो उनमें बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है, कैसे हम तुलना कर सकते हैं, ये सब आप सीख चुके हैं। परंतु जब ऋणात्मक संख्याओं की बात आती है तब हमें थोड़ी परेशानी होती है। तो हमें कुछ चीज़ें, कुछ नियम ध्यान रखने हैं, तो इसे आप कंठस्थ कर लें और अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लें कि कुछ तथ्य हैं जिनको मैं बताने जा रहा हूँ। पहला तो ये कि सभी धनात्मक संख्याएं जो होती हैं वो शून्य से बड़ी होती हैं, यानी 0 आपका बीच में है और इधर की जो सभी संख्याएं हैं वो क्या है, शून्य से बड़ी हैं। और सभी ऋणात्मक संख्याएं वो क्या हैं, शून्य से छोटी होती हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि -1 जो है 0 से छोटा है, -2 0 से और भी छोटा है, -3 0 से और भी छोटा है। यानी आप बाईं तरफ जितना आगे बढ़ते जाएंगे संख्याएं छोटी होती जाएंगी और दाहिनी तरफ बढ़ते जाएंगे तो संख्याएं बड़ी होती जाएंगी। तो इन सब बातों से एक निष्कर्ष निकलता है
कि संख्या रेखा पर जो भी संख्याएं हैं, जो भी पूर्णांक आप रखते हैं, यदि कोई संख्या रेखा पर दाहिनी ओर पड़ती है तो वह संख्या दूसरी संख्या से बड़ी होगी। यानी अगर हमें दो पूर्णांक संख्याओं की तुलना करनी है तो हम उन्हें संख्या रेखा पर देखेंगे। मान लीजिए -5 और 6 में हमें तुलना करनी है, तो -5 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, तो दाहिनी ओर कौन सी संख्या है? 6 है। बाईं ओर कौन सी संख्या है? -5। तो दाहिने वाली संख्या सदैव क्या होती है? बड़ी होती है। और एक बात और आप जान लें कि प्रत्येक ऋणात्मक संख्याएं किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं से सदैव छोटी ही होंगी। यानी अगर बाईं साइड में या कहीं भी आपको माइनस दिख रहा है तो जो ऋणात्मक संख्या होगी धनात्मक संख्या से सदैव छोटी होगी। यानी कि -10 अगर हम लिखें और 1 लिखें तो सदैव 1 बड़ा होगा। -100 लिख दें और यहाँ 1 लिखें तो 1 सदैव -100 से बड़ा होगा। -150 लिख दें और 0 लिख दें तो 0 भी बड़ा होगा, क्योंकि शून्य जो है सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है। अब अगर दो ऋणात्मक संख्याओं की तुलना हमें करनी हो तो हम क्या करेंगे? उन्हें भी इसी तरीके से हम जांच करेंगे कि जो संख्याएं बाईं ओर पड़ रही हैं वह छोटी होंगी और जो दाहिनी ओर पड़ेंगी वह सदैव क्या होंगी? बड़ी होंगी। अगर हम दो ऋणात्मक संख्याओं की तुलना कर लें, जैसे -11 और -7, तो -11 और -7 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है? तो आप सीधे संख्या रेखा पर कल्पना करेंगे या आप उसको रफ कॉपी में ड्रॉ करके लाइन खींच करके भी देख सकते हैं कि बाएं कौन पड़ रहा है। जो बाईं ओर पड़ेगा वो छोटा होगा। तो ये संख्या आपकी -11 जो है बाईं ओर है इसलिए छोटी होगी, और -7 -11 से दाहिनी ओर पड़ता है इसलिए वह बड़ा होगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि ऋणात्मक संख्याओं में जितना आप बाईं ओर जाते जाएंगे संख्याओं का मान और छोटा होता जाएगा। तो इस तरह से संख्या रेखा के आधार पर आप किसी भी पूर्णांक संख्या की तुलना कर सकते हैं कि दो दी गई पूर्णांक संख्याओं में कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी। बच्चों, आइए अब हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्याओं में निरपेक्ष मान क्या होता है या निरपेक्ष मान की अवधारणा क्या है। तो निरपेक्ष मान जो होता है किसी भी पूर्णांक संख्या के धनात्मक मान के बराबर होता है, और निरपेक्ष मान को हम दो सीधी लाइनों से प्रदर्शित करते हैं। यानी किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान लिखने के लिए हम उस संख्या को इन दो लाइनों के बीच में लिख देंगे, तो हमें क्या करना होगा? उस संख्या का निरपेक्ष मान ज्ञात करना होगा। तो कोई भी संख्या अगर हम ए लेते हैं जो कि पूर्णांक संख्या है, तो इसका निरपेक्ष मान इसके धनात्मक वैल्यू के बराबर होगा। अगर ये धनात्मक है तो यहाँ धनात्मक ही आना है, अगर ये ऋणात्मक होता तो भी इसके धनात्मक मान को ही हम लेंगे। यानी किसी भी संख्या चाहे वो पूर्णांक में ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, उसका निरपेक्ष मान सदैव ही क्या आएगा? धनात्मक आएगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जैसे -6 है, -6 का निरपेक्ष मान क्या होगा? ये +6 हो जाएगा। प्लस आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप 6 लिख सकते हैं। और 5 है, 5 का निरपेक्ष मान 5 होगा। इसको हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, 5 का निरपेक्ष मान, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6। इस तरीके से शून्य का निरपेक्ष मान क्या होगा? शून्य संख्या ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, तो इसका निरपेक्ष मान क्या होगा? शून्य हो जाएगा। तो सभी ऋणात्मक संख्याओं का निरपेक्ष मान धनात्मक ही होगा, और धनात्मक तो पहले से ही धनात्मक है तो उनका निरपेक्ष मान भी क्या होगा? धनात्मक ही होगा। तो किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान ज्ञात करने के लिए उस संख्या को हम इन दो खड़ी लाइनों के बीच में रखते हैं, और उसका जो मान आता है वह उस दी गई संख्या के धनात्मक मान के बराबर आता है। यानी सीधे सीधे एक लाइन में हम कह सकते हैं कि अगर संख्या प्लस में है तब तो उसका निरपेक्ष मान वही होगा, लेकिन अगर संख्या माइनस में है तो केवल हमें उसका माइनस हटा करके लिख देना है। जैसे कि हमने ऋण 6 का निरपेक्ष मान ज्ञात करने के लिए क्या किया? इसका माइनस हटा दिया और यहाँ पे 6 केवल लिख दिया। तो ये क्या हो गया? -6 का निरपेक्ष मान बराबर 6 आ गया। तो इस तरीके से किसी भी पूर्णांक संख्या का निरपेक्ष मान आप ज्ञात कर सकते हैं।